कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आपने आगे पढ़ा, हमने आगे ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया वगैरह पढ़ाया है। अब हम आज पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं क्रिया अर्थात वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया तो वैसे बहुत ब्रीफ है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कोशिश की है उसे शॉर्ट फॉर्म में ही समझाने की। मैं जितना भी ग्रामर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो 6 to 12 तक के बच्चों के लिए पूरी तरह रिफ़र होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स को आप लोग एक नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपके भाई बहन, आपके बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे और उसे समझेंगे। और जहाँ भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो हम उसी टॉपिक पे मैं कोई नया वीडियो उसी टॉपिक पे मैं बना दूंगी, जिससे और भी अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं क्रिया। और आप सभी मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँगी। तो चलो हम देखते हैं क्रिया, वर्ब। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्या क्या, वो टॉपिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धातु। क्रिया के ही प्रकार हैं धातु, रूट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, मतलब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वैसे तो मुख्य रूप से क्रिया के 2 ही प्रकार होते हैं। छोटी क्लास में अभी तक 2 ही प्रकार पढ़ाए जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन हम और भी ज़्यादा ब्रीफ में जानेंगे कि उसके अंदर के और भी क्या क्या टॉपिक्स हैं और भी क्या क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रकार हैं क्रिया के। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़ेंगे, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, चलो हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्रिया अर्थात वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं। वैसे शब्द या पद जिससे किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग इसके बारे में कि किसी भी कार्य के होने या किए जाने का, मतलब कोई भी काम का अगर बोध होता है कि हाँ ये कार्य हो रहा है, उस कार्य को ही हम वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो कोई भी काम का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राधा नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मुकेश कॉलेज जा रहा है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है से कार्य करने का पता चलता है, इसलिए ये शब्द क्रिया कहलाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं धातु। अब ये धातु क्या है, रूट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका होगा, करना चाहिए, करिए, करो, करवाइए इत्यादि, तो इस सब में कर ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आ रहा है, इसे ही धातु कहते हैं। धातु के भी 2 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं धातु के। सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु। अब सामान्य धातु क्या है और व्युत्पन्न धातु क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सामान्य धातु क्या है, मूल में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाला रूप सरल धातु या सामान्य धातु कहलाता है। ना प्रत्यय हम जहाँ लगाते हैं वो सामान्य धातु कहलाता है। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना इत्यादि, ये सब सामान्य धातु के रूप हैं। और व्युत्पन्न धातु क्या है, सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर या अन्य किसी प्रकार से परिवर्तन कर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। तो यहाँ पे व्युत्पन्न और सामान्य धातु के बारे में हमने समझा। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु के। तो सामान्य धातु के उदाहरण है पढ़ना, काट, देना, करना। इस तरह से सामान्य धातु के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और व्युत्पन्न धातु क्या है, पढ़ाना, पढ़वाना, काटना, कटवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना। मतलब नॉर्मली हम समझें
तो सामान्य धातु अर्थात एज इट इज़ चीज़ सामने रख देना जिसके अंत में ना प्रत्यय लगा हुआ है। और व्युत्पन्न धातु क्या है कि उसी को और भी बढ़ा चढ़ा के उसे और भी अनेक रूपों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पढ़ना, पढ़ना का अर्थ क्या है कि स्वयं पढ़ना, और पढ़ाना का अर्थ क्या है किसी और को पढ़ाना, और पढ़वाना का अर्थ क्या है कि किसी तीसरे व्यक्ति से पढ़वाना। तो इस तरह से 3 तरह के टाइप्स, एक ही वर्ड के 3 टाइप्स बन जाते हैं, 3 प्रकार बन जाते हैं। तो उसे हम व्युत्पन्न कहते हैं। मतलब सामान्य धातु एज इट इज़ वर्ड, और व्युत्पन्न धातु मतलब उससे बनने वाले और भी अनेक वर्ड, वो होते हैं सामान्य और व्युत्पन्न धातु के प्रकार। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नाम धातु किसे कहते हैं। अब ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है व्युत्पन्न धातु के अंतर्गत। उसके कुछ प्रकार नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहा जाता है। जैसे संज्ञा से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे बात, हाथ, फिल्म। तो उसे हम किस तरह से व्युत्पन्न धातु में परिवर्तित करेंगे? बात का बतियाना, हाथ का हथियाना, फिल्म का फिल्माना। तो इस तरह से हम जो प्रत्यय लगाते हैं, याना प्रत्यय जहाँ पे लगता है वो होता है नाम धातु। अब सर्वनाम से कैसे शब्द बनते हैं? जैसे आप, आपका नाम धातु कैसे बनेगा? अपनाना। अब विशेषण से नाम धातु कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। चिकना, चिकनाना। मतलब 2 शब्द जहाँ पे मिलते हैं, याना, नाना, मतलब 2 आ की मात्राएं जहाँ पर मिल करके शब्द बनते हैं वहाँ पे नाम धातु का प्रयोग होता है। लंगड़ा, लंगड़ाना, साठ, सठियाना। इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ण होते हैं जो नाम धातु के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है? सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु अर्थात मिला हुआ, मिक्स किया हुआ, खिचड़ी बना हुआ धातु। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से एक ही वर्ड को कई तरह से परिवर्तित किया गया है। तो संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण। संज्ञा नाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब के साथ जब करना, होना, देना जैसे क्रियापद जुड़ जाते हैं तो उसे सम्मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे संज्ञा स्मरण, स्मरण करना, यहाँ पे संज्ञा से बने हुए शब्द हैं। विशेषण से बना हुआ शब्द काला, काला करना, मतलब कार्य भी हो गया, क्रिया भी हो गई यहाँ पे, और विशेषण भी हो गया यहाँ पर। तो इस तरह के शब्द को हम सम्मिश्र धातु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाने लगी और बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगूंगी तो ये क्रिया का वीडियो बहुत ही ब्रीफ हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर जो भी टॉपिक आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है उसे अगर आप हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ब्रीफली समझाने लगूंगी तो वो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद अर्थात अकर्मक क्रिया। कोई भी कार्य के आधार पर जो क्रिया के अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं, वैसे मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो हम पढ़ते हैं, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, मतलब उसमें कार्य कोई मायने नहीं रखता है, कर्म कोई मायने नहीं रखता है, उसमें सीधा कर्ता पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। इस तरह से मतलब गौरव रोता है, गौरव स्वयं ही रो रहा है, उसे कोई रुला नहीं। अगर यहाँ पे होता ऐसा वर्ड होता कि गौरव रुला रहा है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया नहीं होती। सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती, मतलब स्वयं ही चल रही है, स्वयं ही रेंग रहा है। यहाँ पे और किसी का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का विशेषण नहीं है, किसी भी प्रकार की इसमें संज्ञा, सर्वनाम वगैरह का मेल नहीं है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाती है।
अब कुछ अकर्मक क्रिया के हम शब्द देखते हैं, जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, डोलना, चमकना, ठहरना, कूदना, उछलना, बरसना, जागना, फांदना, घटना। इस तरह से जो ना प्रत्यय वाले शब्द होते हैं ये सारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक क्रिया मतलब जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर जिनका असर तुरंत कर्म पर पड़ जाता है, वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे कर्म कौन है और कर्ता कौन है, मतलब कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है इस क्रिया में। सकर्मक क्रिया में कार्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि वर्ब है, वर्ब कार्य है, और वो सकर्मक क्रिया मतलब पॉजिटिव थिंक है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कार्य होना ही चाहिए। तो भंवरा फूलों का रस पीता है। कौन फूलों का रस पीता है? भंवरा फूलों का रस पीता है। भंवरा क्या कर रहा है? फूलों का रस पी रहा है, मतलब वो एक कार्य कर रहा है। रमेश मिठाई खाता है। रमेश क्या कर रहा है? मिठाई खा रहा है। तो खाना एक सकर्मक क्रिया हो गई। सविता फल लाती है। सविता क्या कर रही है? फल ला रही है, वो भी एक कार्य कर रही है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का बोध होता है। आगे हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या है? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे किसी एक काम का जहाँ पे बोध होता है, जैसे आप आए, आप आए, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ही कार्य का, एक ही क्रिया का बोध हुआ। वह नहाया, यहाँ भी एक ही क्रिया का बोध हुआ है, तो ये सामान्य क्रिया के अंतर्गत आता है। अब संयुक्त क्रिया क्या है? जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वे संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, यहाँ पे दो क्रियाएं हो चुकी। वह खा चुकी, दो क्रिया हो गई ना, कि महाभारत भी पढ़ रही है और वो खाना खा चुकी है। यहाँ पे दो क्रियाओं को एक साथ मिलाया गया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया का बोध होता है। अब नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना, मतलब ये सारे जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण तीनों से बने हुए जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं नाम धातु क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है वो हम देखते हैं। जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है, दूसरों से वो कार्य करा रहा है और उसे सिर्फ मोटिवेट कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पे आ जाता है प्रेरणार्थक, मतलब प्रेरणा देना, उसको मोटिवेट करना। ऐसे जो वाक्य आते हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, देखें किस तरह से। तो एक पहला होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। अब प्रेरक कर्ता क्या है? प्रेरणा प्रदान करने वाला। जो प्रेरणा देता है वो होता है प्रेरक कर्ता। और प्रेरणा लेने वाला, मतलब अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम पढ़ो, तो तुम क्या हो गया? अगर तुमने मेरी बात मान ली और तुम पढ़ने लगे, तो इसका अर्थ हो जाता है कि तुमने पढ़ाई की, तो यहाँ पे तुम हो गए प्रेरित कर्ता। और मैंने तुम्हें प्रेरणा दी, मैंने तुम्हें उकसाया पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हो जाता है प्रेरक कर्ता। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन राधा से पत्र लिखवाता है। इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है, कार्य राधा करती है, लेकिन उसको लिखने की प्रेरणा कौन दे रहा है? उसको लिखने की प्रेरणा दे रहा है मोहन। अतः लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वाक्य में मोहन प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। तो इस तरह से दो प्रकार के कर्ता होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। आगे देखते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया क्या है? किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो
तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी खाकर उठा हूँ, इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व खाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक मतलब जो कार्य हो चुका है लेकिन उसके बारे में बाद में बताया जा रहा है, तो वो उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत लाते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर या करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे बच्चा दूध पीते ही सो गया, लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी। इस तरह से जो शब्द बनते हैं, जो वाक्य बनते हैं, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं अपूर्वकालिक क्रिया क्या है। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्रिया के होते हुए भी अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है, तो उसे हम बोलते हैं अपूर्वकालिक क्रिया। जैसे भगत सिंह थे, वह हैं, मतलब हमने उन्हें सिर्फ इमेजिन किया है कि वो हमारी अंतरात्मा में अब भी हैं। भगत सिंह तो थे, वो पास्ट में चले गए, भूतकाल में चले गए, लेकिन वो अब भी हमारे हृदय में जीवित हैं। तो यहाँ पे कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, अपूर्ण क्रिया ही दिखाई जा रही है। तो ऐसी क्रियाओं को हम अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत देखते हैं। ये क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं हैं। अब इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़िए। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, वह बुद्धिमान हैं, वो आज भी बुद्धिमान है। मतलब इसमें मुख्य रूप से वो सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये पूरी तरह से सही सेंटेंस बना हुआ नहीं लगता, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सेंटेंस लगता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस बने हुए होते हैं उसे हम अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत देखते हैं। इन वाक्यों में क्रमशः स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई। ये सभी शब्द पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं ये सारे शब्द। तो अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। अब ये अपूर्ण क्रिया हो गई, मतलब ये आधा सेंटेंस लग रहा है। अब इसके आगे हम और कुछ लिखेंगे तब वो पूर्ण क्रिया होगी, तो उसमें जो आगे हम सेंटेंस लिखेंगे उसे हम पूरक कहते हैं। तो उससे ये सेंटेंस कंप्लीट होता है और हमें अच्छी तरह से वो सेंटेंस समझ में आता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आते हैं और उसमें लगाए जाने वाले जो और अदर वाक्य होते हैं वो पूरक कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्रिया के बारे में सारी जानकारी। अब हम प्रत्यय, प्रत्याहार और सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी। और जो भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजिंग लगा हो उसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं उस टॉपिक पे एक नया वीडियो बना करके और आप लोगों को सेंड करूँगी। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया आप